आज हमारा जो विश्व जिस परिस्थिति में गुजर रहा है, एक वैश्विक महामारी जो हर एक देश प्रभावित है और इसमें पशुपालक और मुर्गी पालक को प्रभावित होना स्वाभाविक है। ऐसे में हतोत्साहित नहीं होना है किसान भाइयों। और बहुत तरह के अफवाहें जो विगत दिनों मुर्गी पालकों को लेके और मुर्गी मांस को लेके जो उत्पन्न हुआ है, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार किसान के साथ है और वो मार्गदर्शन दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम बहुत सारे वस्तुओं पर छूट देने वाले हैं, जिसके वजह से हम देखेंगे कि हमारी फार्म फिर वैसे ही दौड़ पड़ेगी जैसे विगत दिनों में आपने किया था। कोरोना वायरस के डर की वजह से पोल्ट्री फार्म को काफी नुकसान हो रहा है। वायरस के डर के कारण लोगों ने अंडे और मीट से परहेज करना शुरू कर दिया है। सर्दी के मौसम में पोल्ट्री फार्म से अंडा 6 से 8 रुपए के करीब बिकता था, लेकिन अब अंडे का दाम 4 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ा। इस समय मुर्गी व्यवसाय में कौन कौन सी बातों पर ध्यान दें, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम, चूंकि ये मनुष्य से मनुष्य में फैलने वाला संक्रमण है, तो इसमें आपके फार्म में जितने लोग कार्यरत हैं, आप खुद कार्यरत हैं, तो आप अपनी सुरक्षा एवं अपने लोगों की सुरक्षा का प्रथम ध्यान देंगे। फार्म चूँकि बंद पड़ा होगा अभी, या मुर्गियां पुरानी होंगी जिसको आप बेच चुके होंगे, आप काफ़ी लॉस में गए हैं, तो सर्वप्रथम अपने फार्म का डिसइंफेक्शन अवश्य करेंगे। फार्म की सफाई पहले ड्राई क्लीनिंग जिसको हम कहते हैं, उसको हम लोग डिटर्जेंट और पानी से करते हैं। उसमें लगभग 80% जो कीटाणु रहित हो जाते हैं। और दूसरा जो डिसइंफेक्शन हम लोग स्प्रे मेथड से करते हैं या फ्यूमिगेशन से करते हैं या धुआंकृत करते हैं, तभी हमारा वो डिसइंफेक्शन कारगर होता है। तो हम अगर बोलें क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन, ये दोनों को आपको साथ लेके जाएंगे, तभी आप कंटामिनेशन को रोकेंगे जो पहले से आपके फार्म में है। आपके फार्म में जो गाड़ियां आएंगी, जो लोग आएंगे, वो सारे नियमों का पालन करें, दूरियां बनाए रखें, सेफ डिस्टेंस करीब करीब इंसान से इंसान का 2 मीटर आप मेंटेन करेंगे, और मास्क रेगुलर पहनेंगे, आप गमबूट्स पहनेंगे हैं, रबर बूट्स पहनेंगे, आप एप्रन्स पहनेंगे जो कि एक कोट होता है, जैकेट होता है, जिसको आप फार्म में काम करते समय व्यवहार करेंगे। आपके जो फार्म में गाड़ियां प्रवेश करेंगी, उस गाड़ियों को प्रवेश से पहले ही उसको डिसइंफेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें आज बाज़ार में बहुत तरह के ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स हैं जिसको कि आप स्प्रे के माध्यम से हो या अन्य तरीके से हो या डिपिंग करके हो, वो गाड़ियों का डिसइंफेक्शन आवश्यक होगा। जो लोग आपके फार्म में प्रवेश करेंगे, पहले तो ये ध्यान दें आप अपने फार्म में किसी तरह के लोगों को प्रवेश वर्जित कराएं फार्म में एंट्री, और अगर कोई ज़रूरतमंद को घुसने की आवश्यकता पड़ती भी है तो उसको फुटबाथ करके उसको विधिवत तरीके से डिसइंफेक्ट करके ही आप अपने फार्म में प्रवेश करेंगे। और जहाँ पे मुर्गियों को रखना है उस फार्म में आप किसी को तीसरे को ना भेजें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। मुर्गी पालकों को चूजे से लेकर अंडा उत्पादन तक की अवस्था में विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर लापरवाही की गई तो अंडा उत्पादकता प्रभावित होती है। मुर्गी पालन में 70% खर्चा आहार प्रबंधन पर आता है, लेकिन देशी मुर्गी को व्यावसायिक हेतु पालन में खर्च कम आता है, क्योंकि इसको आहार में केवल जरूरी पूरक आहार देते हैं। अतः इस पहलू पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे मौसम के बदलाव हो रहे हैं, अब गर्मी आ गई है। अब गर्मियों में ऐसे भी हमारे मुर्गी स्ट्रेस में आते हैं, तनाव में आते हैं। तो आप जो विगत दिनों में जैसे करते आए हैं, एंटी स्ट्रेस दवाओं का आप प्रयोग करेंगे, मल्टीविटामिन्स का आप प्रयोग करेंगे, उन्हें संतुलित आहार प्रबंधन पे विशेष ध्यान देंगे। आप उनके जो पानी के बर्तन हैं उसमें हमेशा पानी का बदलाव करेंगे, पानी हमेशा फ्रेश हो, और गर्मी के दिनों में थोड़ी ठंडी पानी हो जो पीने के लिए आप उनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा कि मुर्गियां अधिक से अधिक पानी पिएंगी और उससे बहुत तरह की बीमारियों को, ऐसे भी सिर्फ अच्छे स्वस्थ और भरपूर मात्रा में पानी पीने से भी बहुत तरह की बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। तो विशेष ध्यान यह देना है कि संतुलित आहार प्रबंधन, समय से टीकाकरण
उनकी मल्टीविटामिन्स और रोग प्रतिरोधी दवाएं जैसे विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए का खुराक का जो नियमावली है उसको आप फॉलो करेंगे, एवं उनके बर्तनों का सफाई, शुद्ध साफ पानी पिलाने का, इन सारे प्रबंधनों पे आप ज़रूर गौर देंगे तो आपका फार्मिंग में कोई कमी नहीं आने वाली है। शरदकालीन गन्ना हो या बसंतकालीन गन्ना, अभी दोनों ही फसलें बंटवार की अवस्था में हैं और इस समय मौसम में फसल पर कई प्रकार के हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है जो कि फसल की बंटवार को बाधित करते हैं। इसलिए समय रहते इनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में बता रही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर की पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीनाक्षी द्विवेदी। तो आज हम बात करेंगे शरदकालीन गन्ने के बारे में। जिन किसान भाइयों ने शरदकालीन गन्ने की बुआई कर रखी है उसमें इस समय कई तरह के रोग और कीटों को वो लोग देख रहे होंगे। तो आज हम उसी की रोकथाम और उनको पहचान कैसे करें और उसे कैसे बचाया जाए, इसी की ही हम चर्चा करेंगे। तो गन्ने में बहुत तरह के रोग लगते हैं और बहुत तरह के कीट भी लगते हैं, जैसे 10 से 15% की उसमें नुकसान होता है। चीनी की मात्रा कम होती है और किसान भाइयों को बहुत नुकसान झेलना पड़ जाता है। अगर हम बात करें, रोगों से शुरुआत करें कि जिस तरह के रोग आते हैं गन्ने में, तो हम क्योंकि मुख्यतः फफूंद जनित रोग ज़्यादा आते हैं तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे। मुख्यतः जो रोग आते हैं फफूंद जनित वो होते हैं लाल सा रोग, सूखा रोग, कालिका रोग, गेड़ी सड़न रोग और पोखा बुम रोग। इस समय जो हम खेत में देख सकते हैं जिस रोग को, वो है आपका कालिका रोग। कालिका रोग में क्या होता है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? ये अप्रैल से 15 जून के बीच में यहाँ बिहार की आबो हवा जैसी है उसमें दिखाई देता है और जब तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तब इस रोग को खेत में देखा जाता है। तो अभी इस समय कई जगह पर ये खेतों में दिखाई देने लगा है। इसका पहचान कैसे होती है कि जो आपका पौधा होता है गन्ने का वो सूखने लग जाता है, छोटा हो जाता है, पत्ती नुकीली हो जाती है, पतली हो जाती है और जो गन्ने का जो बीच का भाग है वहां से एक काली डंठल, एक चाबुक नुमा डंठल निकल के आती है। उसमें हजारों की मात्रा में या कहूं मैं कि लाखों की मात्रा में बीजाणु उसमें चिपके रहते हैं पाउडर फॉर्म में। इस तरह का इसलिए इस रोग को खेत में देखना बड़ा आसान है। अब इसका रोकथाम कैसे किया जाएगा? रोकथाम में ये होता है कि उसको, क्योंकि अगर हम काटते हैं उस चाबुक नुमा डंठल को तो वो कहीं पर भी गिरेगा, उसके जो बीजाणु है क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में है तो वो कहीं भी गिरते हैं, उससे रोग फैलता है। इसलिए किसान भाइयों को क्या करना है कि उसको बहुत ही केयरफुली उसको एक प्लास्टिक या पॉलिथीन के बैग से उसको ढक देना है और उस जो डंठल है उसको बांध देना है, प्लास्टिक को बांध देना है। उसके बाद वो पूरा पौधा जो है उसको आप काट दें और उसे खेत के बाहर ले जाके जला दें या कहीं पर उसको दफना दें। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है इस रोग की रोकथाम के लिए। यहाँ मैं नहीं अपने किसान भाइयों को इस चीज का सुझाव दूंगी कि वो किसी तरह की दवा डालें या कुछ भी करें, क्योंकि यहाँ इस समय अगर शुरुआत के समय पे रोग की रोकथाम हो जाती है और अगर किसान भाई थोड़े जागरूक रहते हैं तो दवा डालने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस रोग की रोकथाम के लिए बिजाई के समय स्वस्थ बीजों का चयन करें। रोगी पौधों में काली चाबुक जैसी धुन के ऊपर थैली चढ़ाकर नीचे से काट लें और रोगी पौधों को जड़ सहित उखाड़कर जला दें। रोगी फसल का प्रयोग बीज के रूप में नहीं करें और न ही इसकी पेड़ी फसल लें। फसलों में सही फसल चक्र को अपनाएं एवं बीज को नम ऊष्मा विधि से उपचारित करें। जो प्रमाणित प्रभेद हैं, जो यूनिवर्सिटी जैसे कि बिहार की हमारी ये राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या सबौर की यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटीज जो प्रभेद जिनको प्रमाणित करती हैं, आप उन्हीं प्रभेदों का इस्तेमाल करें क्योंकि ये यहाँ पर टेस्टेड होते हैं। हम हर तरह से उसको टेस्ट करते हैं और फिर निकालते हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि जो जितने भी ये फफूंद और ऐसे रोग हैं इनसे बचने के लिए किसान क्या करें कि बैविस्टीन एक दवा आती है जो कि आपकी फफूंद नाशक दवा है। इसको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में 1 एकड़ के हिसाब से मिलाकर इस्तेमाल करें। यहाँ तो ही रोग की बात। अभी गन्ने में और कोई रोग नहीं आने के संभावना है। जो बाकी सारे रोग हैं जैसे कि लालसा रोग है, ये थोड़ा एडवांस स्टेज में थोड़ा बड़े होने पे आता है जब गन्ना बनने लग जाता है। इस समय जो आपका शरदकालीन गन्ना है, इसकी जितनी जो ये अवस्था में है, इसमें मूलतः 3 तरह के कीट देखे जाते हैं। एक होता है टर्माइट, जिसे कि आप लाल मुंह वाली सूढ़ी भी कहते हैं। दूसरा होता है अर्ली शूट बोरर, जिसे कि आप तना छिद्रक कहते हैं। और तीसरा है आपका रूट बोरर, जो है आपका जड़ छिद्रक।
सो टर्माइट यानी कि जो ये लाल मुंह वाली सूढ़ी है, ये जनरली ये मिट्टी जहाँ की ऐसी होती है जहाँ पर टर्माइट का इन्फेस्टेशन ज़्यादा है या इस सूढ़ी का इन्फेस्टेशन ज़्यादा है, वहीं पे ही आती है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि क्लोरपाइरिफॉस एक दवा है 50 EC, उसको 1 लीटर प्रति एकड़ में के हिसाब से इसको DAP में मिला के इसका छिड़काव कर देना होता है, या फिर इमिडाक्लोप्रिड 30 SC, ये जो दवा है इसको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भी DAP के साथ मिला के छिड़काव कर देना चाहिए। ये तो हो गई इसकी बात। दूसरा आपका जो आता है जड़ छिद्रक, ये आपका जो तना छिद्रक का ये कीड़ा जो आता है, इसके लिए इसको देखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो इसकी पीहिका होती है गन्ने की, यानी जो उसका बीच का जो पार्ट होता है वो सूखने लग जाता है और खींचने पे बड़े आसानी से बाहर आ जाता है। इसका मतलब है कि उसमें वो कीड़ा लगा है। जब आप उसको निकालेंगे तब उसको देखेंगे उसमें एक तो सड़न की बदबू आती है, दूसरा उसमें कीड़ा दिखाई देने लगता है। इसकी रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसमें जो आपका वो कल्ला जो है, जो आया है जिसमें ये कीड़ा लगा है, उसको जमीन के 2 इंच नीचे से उसको काट के कहीं पे फेंक दें या उसे जला दें। ठीक है, ऐसे में किसान भाइयों को ये हो सकता है कि हमारे खेत में जो गन्ने हैं वो कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि अगर आप एक कीड़े वाला हटा देते हैं तो वहां से एक की बजाय 3 या 4 टिलर्स निकल के आते हैं, तो उनकी जो खेती है या जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कहीं से भी फर्क नहीं आएगा। इसमें जो दवा डालते हैं क्लोरपाइरिफॉस और साइपरमेथ्रिन दवा होती है, उसका मिश्रण डाल सकते हैं 500 ml प्रति एकड़ की दर पे। और दूसरा है फिप्रोनिल 5 SC, ये आसानी से मिल जाती है, ये 300 ml प्रति एकड़ की दर से इसको खेत में डाल सकते हैं, ये भी है। दूसरा, पानी की इस समय बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, तो सिंचाई बहुत अच्छे से करें। अगर सिंचाई अच्छे से करेंगे तो जड़ छिद्रक, ये तना छिद्रक नहीं लगेगा। तीसरा है आपका जड़ छिद्रक रोग, इसमें भी यही दवा डालेंगे और पानी को अगर आप वो कम पानी अच्छे से देंगे गन्ने में, क्योंकि इस समय बड़ी जरूरत है उसकी, तो ये रोग नहीं आएंगे। सो अगर आप ये सब का ध्यान रखते हैं तो आपको जो शुरुआती दौर में या गन्ने की उसमें जो भी आपके कीड़े और रोग आते हैं, इनसे आपको थोड़ा निजात मिलेगा और आगे की आपकी फसल अच्छी। दलहनी फसल मूंग की खेती प्रदेश के अधिकतर किसान भाई करते हैं। फिलहाल इस फसल में फूल और फलियां बनी रहती है और इस अवस्था में कई हानिकारक कीट और रोग फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए समय रहते इनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं बिहार कृषि महाविद्यालय जिला भागलपुर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर SN राय से। आज मैं मूंग पर लगने वाले कीट एवं उसके निदान के लिए उपाय की चर्चा हम करेंगे। मूंग पर लगने वाले कीट में पॉड बोरर, व्हाइट फ्लाई, बिहार हेरी कीट, कैटरपिलर, ये प्रमुख कीट हैं जो हमारे मूंग को किसी न किसी रूप में जड़ में, तना में, पत्ती में एवं फल को हानि पहुंचाते हैं। बिहार हेरी कैटरपिलर मादा कीट पत्तियों पर अंडा देती है। अंडा जो है गुच्छे में अंडा देती है और अंडा से बच्चा निकलता है और बच्चे से फिर पिल्लू निकलते हैं और पत्तियों को खाकर जालीदार बना देते हैं। देखते देखते ही हमारा समूचे पौधा जो है या खेत में फैल जाते हैं और कीड़ों से जालीदार बनाकर खत्म कर देते हैं। इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि पहले ही जहां खेत की मुआयना करते रहिए और जहां कीड़ों का आक्रमण लगे उसी समय अंडा या उसके शिशु अवस्था में, शुरू की अवस्था में उसको हटाकर या मार देना चाहिए। यदि अधिक लगा हुआ है तब हम लोग जो है नुभान 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें या 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव कर 15 दिनों के अंतराल पर दूसरा छिड़काव कर देंगे तो बिहार हेरी कैटरपिलर का आक्रमण नहीं के बराबर होगा। तीसरा का कीट आता है व्हाइट फ्लाई। यह कीट है उजले रंग का कीड़ा होता है और जहाँ तहाँ घूमते रहता है और एक रोग जो है दूसरे रोग पर या समुचे पौधे पर जो है फैलाकर हमारे पौधे को नष्ट कर देता है। जो हमारा वायरस रोग फैलाता है ये पौधे पर आक्रमण कम करता है, ये रोग ज़्यादा फैलाता है, आकर अपना वायरस फैलाता है जिससे मूंग जो है पीला रंग का हो जाता है और पत्तियां जो है मोटी होने लगती है और सिकुड़ने लगती है। व्हाइट फ्लाई में 2 दवा आती है,
थायोमिथोएक्जेम 1 ग्राम 3 लीटर पानी में, या इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में, दोनों में से कोई अल्टरनेट कर 15 दिनों के अंतराल पर आप छिड़काव कर देते हैं तो वायरस रोग फैलने का चांस कम रहेगा और इसे हम लोग निजात पा सकते हैं। लास्ट किट है पॉड बोरर। पॉड बोरर जब फली आने लगती है या फूल की अवस्था में आती है तो उसका आक्रमण होने लगता है। यह फलों में छेद कर फलों को खा जाता है और धीरे धीरे जो है समूचे फल को खाकर नष्ट कर देता है, जिससे कि हमारे पैदावार पर, उपज पर नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि इंडोक्साकार्ब आधा ग्राम पर लीटर वाटर या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 1 ग्राम 3 लीटर पानी या इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ml 3 लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। पॉड बोरर को आक्रमण को रोकने के लिए प्रोफेनोफॉस को 15 दिनों के अंतराल पर आप पुनः छिड़काव कर देते हैं तो पॉड बोरर या पॉड विभिल या अन्य जो पॉड में लगने वाले कीड़ हैं उसमें उसको रोका जा सकता है और हमारे उपज में जो है खासकर बढ़ोतरी हो सकती है। मूंग की फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके मिट्टी में मौजूदा कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों को हटाना तथा मेड़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं लेना चाहिए। इससे कई कीड़ों तथा बीमारी का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, सूडियो, प्यूम्पो तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधों या उनके भागों को उखाड़ कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सकें। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी व उनको आकर्षित करने के लिए फेरामोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। सफेद मक्खी व तेला के नियंत्रण के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करें। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब भी इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम लालपुर, जिला दुमका के किसान राघव पांडे ने। आप करेला की फसल में फल मक्खी के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो राघव पांडे जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार और जोहार। आज हम लोग बात करेंगे करेले में लगने वाले प्रमुख मुख्यतया फल मक्खी। उसमें मुख्य रूप से फल मक्खी सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो सबसे पहले हमें कीटों का पहचान होना ज़रूरी है क्योंकि बिना पहचान के हम उसका आगे कार्रवाई उस पर उसके कंट्रोल के लिए, उसके नियंत्रण के लिए कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो फल मक्खी जो होता है वो भूरे रंग की होती है, एक लाल भूरे रंग की होती है। उसका जो पंख होता है वो पारदर्शी होता है और उस पर पीले लाल रंग की धारियाँ होती है। इसका हमेशा ख्याल रखें। और वो उसका मुख्य इसके नुकसान करने का क्या तरीका है कि यह फलों को जो खासकर जो ताज़ा अपरिपक्व फल होते हैं उस पर छेद करती है और उसके जो बीज होते हैं, जो कच्चे बीज होते हैं उनको खाती है और उसमें नुकसान पहुंचाती है, उसमें फलों को छेद कर देती है, जिसकी वजह से उसमें कवकों का भी विभिन्न प्रकार के और अन्य भी तरह की समस्याओं का, रोगों का उसमें समस्याएं आ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आप यही करें कि शुरुआती दौर में क्या करें कि आप ऐसे जो फल हैं जो कि कीटों के द्वारा ग्रसित है उनको तोड़ करके, उनको हटा करके उनको कहीं जला दें या उनको कहीं दबा दें। तो शुरुआत जैसे ही हम चुनाव करते हैं बीजों का तो वह हमेशा हम अवरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कि रोगों और कीटों का प्रकोप कम होता हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसे डाइक्लोरोवास 3 ml पर लीटर के हिसाब से, नीम की खली का प्रयोग करना चाहिए 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और उसके बाद इसी तरह हम फेरोमोन ट्रैप का
प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक और चीज़ हम कर सकते हैं, अंतः फसलें लगा सकते हैं। तो इमिडाक्लोरोपिड भी एक केमिकल है, ठीक है, उससे हम बीजों का शोधन कर सकते हैं। तो ये सब रासायनिक विधियाँ हैं जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जैविक विधियाँ भी हैं, जैसे मैंने बताया कि नीम का प्रयोग करना चाहिए, करंज का प्रयोग करना चाहिए। इन सब के माध्यम से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।